हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और इस लॉकडाउन को सीरियसली फॉलो भी कर रहे होंगे। प्लीज कीप योर सेल्फ सेफ, योर एल्डर्स सेफ एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। देखो, हमारे आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोथ आर सेम थिंग्स। तो अंडरस्टैंड करके ही चलेंगे, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है आपको, टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस पे सारे टॉपिक्स हैं। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम को चाहिए होती है, आइसोलेटेड एटम। मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। सपोज ये कोई एक एटम है और ये सबसे बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है, तो मैं कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं जिससे क्या हो जाए, ये जो सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है यहां से रिमूव हो जाए। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम। गैसियस एटम मैंने यहाँ क्यों बोला, क्योंकि अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो सॉलिड में तो इतने सारे एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, हम उसको एक आइसोलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इनको आइसोलेट मतलब एक अकेले की बात हो रही है एंड देन गैसियस स्टेट की आप बात करें, क्योंकि हमें ये गैसियस स्टेट के अंदर ही अकेला मिल पाएगा। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जो हमको कम से कम एनर्जी जितनी देनी पड़ेगी उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर है। अब देखो इसके यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स आपके पास, हम बहुत सारे यूनिट्स डिस्कस करते हैं और इसका आपको ध्यान भी रखना होता है। 1 यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एक ये यूनिट है हमारे पास, और अगर आप चाहो तो इसी को ही किलो जूल पर मोल इसमें भी मेजर किया जाता है। और अगर हम बात करें नॉर्मली, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का मतलब क्या है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हमने जो रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड ये नोट कर लो आप कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर और किलो जूल पर मोल के अंदर क्या रिलेशन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। ये इनके बीच में यूनिट्स का कन्वर्जन अगर आपको कभी करना हो देन वी कैन डू लाइक दिस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बात पे, इसी के अंदर ही ये हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने कहा वो कम से कम एनर्जी जो क्या करने के लिए चाहिए, किसी सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो आपको देनी पड़ेगी, है ना। तब एक चीज याद रखना अभी के लिए, क्योंकि आपने +1 क्लास का जो एंथैल्पी अभी थर्मोडायनेमिक्स हमने नहीं किया है, तो जो इसको लिखा जाता है वो हम लिखते हैं डेल्टा एच, ठीक है। यहाँ पे आई मैंने लिखा आयोनाइजेशन के लिए, एंथैल्पी के लिए यूज होता है एच। और यहाँ पे आप ये देखिए कि हमने ना 10th क्लास तक ये चीजें पढ़ी हैं कि रिएक्शंस 2 टाइप की होती है, वन इज एंडोथर्मिक, वन इज एक्सोथर्मिक। थर्मिक वर्ड आ गया मतलब हीट से रिलेटेड है, एंडो का मतलब है हमें हीट देनी पड़े, एक्सो का मतलब है हीट क्या हो, रिलीज हो। ऐसी रिएक्शन, जिन रिएक्शंस को हीट देनी पड़ती है, हम देते हैं उसको हीट, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की है ना, तब हमने क्या करा, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना था तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हमें रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है देन साइन आता है इसके लिए पॉजिटिव, एंड जब किसी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा वर्ड का हमेशा मतलब होता है चेंज, ठीक है। और जब एनर्जी रिलीज होती है दैट मीन्स डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में आप ये बताओ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, मतलब वो एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। समझ में आया।
यहाँ पे देखो अब एक और चीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर ही सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो वही है कि जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन पड़ा है एक एटम के अंदर, उसको मुझे रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके साथ एक वर्ड यूज हुआ, वो क्या है? सक्सेसिव। इसका मतलब ये है, सपोज मैंने क्या करा, कोई मेरे पास क्या था, एक एलिमेंट था, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, हमने सबसे बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया, ठीक है। ये आपके पास आपने क्या करा, इस मेटल को आपने इलेक्ट्रॉन लूज करवाया एक, एंड ये इसके कटायन के अंदर कन्वर्टेड हो गया, एंड जो एनर्जी आपको ये काम करने के लिए देनी पड़ी, दैट वाज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप इसको कहोगे कि जब आपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन को, बिल्कुल फर्स्ट वाले को, तो वो आपके लिए होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई फर्स्ट। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगी कि वो एनर्जी जो मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी सबसे आउटर मोस्ट शेल में है, वो निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से रिमूव हो चुका है, अब सपोज करो मैं इसी में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दूं, चार्ज क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया। नाउ अब मुझे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, दैट विल बी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से फर्दर अगर मुझे इसके अंदर से तीसरा रिमूव करना है, देन दैट विल बी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो द एनर्जी that is required to remove first, second, third and so on electrons from the atom, that is known as first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and third ionization enthalpy। अब यहाँ पे आपसे अगर मैं एक सिंपल सी चीज पूछूं, क्या मुझे ये बताओ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें से सबसे कम कौन सी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी? जैसे ही वर्ड आपके सामने आया, मतलब हमें सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एंड वो जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, दैट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, इसका क्या मतलब है कि हमने जो बिल्कुल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी, ये क्या है, सेकेंड को, ये क्या है, थर्ड को। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से सबसे ज्यादा या फिर सबसे कम कह लो, किसकी वैल्यू होगी, हमें ऑर्डर बताना है इनके अंदर, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, उसके बाद इसके साथ मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रह रही है। देखो सपोज करो ये आपके पास क्या था, कोई भी एलिमेंट है, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि इसके पास जितने भी आप ले लो 4 5 6 सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर दिया। अब 1 2 3 4 5 और पहले थे 6, मतलब इसके अंदर 6 यूनिट ही पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी कितना है, 6 यूनिट है। अब जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है, अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, सिर्फ 5 रह गए। 5 को खींच कितने रहे हैं, 6 रहे हैं, ठीक है। इसके केस में देखो यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन थे, और अब एक पहले चला गया, 1 2 3 4 5 5 बचे हैं। अब यहाँ से एक और मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। अब इसके पास कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स को कितने प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, 6 प्रोटॉन। ऑटोमेटिक सी बात है, यहाँ 6 मिलकर 5 को खींच रहे हैं, यहाँ 6 मिलकर 4 को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मतलब कि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया,
पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया, और अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को पहले से भी ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, उसको निकालना मुश्किल हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। अभी आप एक बार इस तरीके से समझो, फिर मैं आपको जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी नेक्स्ट देखो, जब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे, सेम वही केस है। अब यहाँ पर मैंने एक और रिमूव कर दिया, अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ रह जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 प्रोटॉन ने मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, तो मतलब अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में और भी ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ये तो हमने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझा। अब अपन इसको जनरल तरीके से बात करते हैं कि ये मैंने क्या बोला। सपोज करो कि ना आपके पास 3 चॉकलेट्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं और उसमें से एक चॉकलेट आपसे किसी ने छीन ली, ठीक है। आपसे जब एक चॉकलेट छीन ली तो आपको ये डर हो गया कि कहीं ये मेरी बाकी की भी नहीं छीन ले, तो एक छीन ली कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करोगे, अपने पास जो 2 बच गई उसको और ज्यादा संभाल के रखोगे कि नहीं कोई और नहीं छीने। आपका जो अपनी चॉकलेट्स के प्रति जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या हुआ, कोई और आया, उसने सेकेंड वाली भी आपसे ले ली कैसे तैसे करके। अब आपके पास सिर्फ रह गई एक चॉकलेट, अब आप अपनी पूरी जान लगा दोगे कि नहीं मुझे ये वाली नहीं देनी है। मतलब क्या हुआ, दैट वाज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब दूसरी भी ले ली सेकेंड थी, और जब तीसरी भी लेने की बारी आई देन इट वाज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिमूव हो रहे हैं, तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन will always be more than the second and second will be more than the first। ये हमेशा याद रखना कि थर्ड नंबर वाली जो तीसरा, 1 2 3, एक निकाल लिया कहते हैं जैसे कोई बात नहीं, 2 निकाल लिए फिर भी चल गया, 3 निकाल लिए नहीं बर्दाश्त होगा, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी द लार्जेस्ट, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। ठीक है, ये चीज आपको इतनी क्लियर हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। एंड देन हमने बात की, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपके ये पूछा जाए कि पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है, देन हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। फिर हमने डिस्कस करा उसका यूनिट क्या था, तो हमने बोला कि हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन आपके पास आया सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो मैंने कहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड थर्ड को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। यहां तक आपको टॉपिक क्लियर हुआ? ओके।